बताओ, अभी स्क्रीन क्लियर है? हाँ, जिसका जिसका हिस्ट्री का ऑप्शनल है हो जाएगा क्लियर। उसमें 8 कलर थे। ठीक, चलना होगा, इटली को हराना होगा और जापान को हराना होगा। इसमें ध्यान रखो, ये दोनों यूरोप में है और ये है एशिया में। तो पहला जो टारगेट है वो है कि हम यूरोप के अंदर किसी तरीके से पुनर्नियंत्रण कायम करें, यानी फिर से एक बार कंट्रोल हो जाए मित्र देशों का। तो पहला जो टारगेट बनेगा भैया वो बन जाएगा इटली। 1943 जुलाई 1943 को जो मित्र देशों की सेनाएं हैं वो ये तय करती हैं कि अब हमें इधर उधर लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई कहां करनी है? इटली पर हमला करना है मिलकर के, जर्मनी पर हमला करना है मिलकर के, और जापान को तो फिर बाद में हम लोग देख लेंगे। इटली पर 1943 में हमला हो जाता है। पहले से ही इटली में मुसोलिनी के खिलाफ बहुत असंतोष है, उसकी सेना के अंदर भी असंतोष है, जनता के अंदर भी असंतोष है। और इन परिस्थितियों में जब हमला होता है तो जो राजा है, ठीक है, वो विक्टर इमानुएल, वो आत्मसमर्पण पहले ही कर देता है, ठीक, और मुसोलिनी को पकड़ के फिर मार दिया जाता है। लेकिन तब तक जर्मनी शक्तिशाली है, तो वो क्या करता है कि आधा इटली जर्मनी अपने नियंत्रण में लेकर वहां पर नाजी सरकार बना देगा और आधा इटली जीत लिया जाता है। लेकिन इटली एक शक्ति के तौर पर पराजित हो गया। दूसरा हमला क्या होगा? जर्मनी पर। जर्मनी कल हम लोगों ने खूब नक्शा बना बना के समझा है, ठीक है। जर्मनी है, सोवियत संघ है, इधर ब्रिटेन के साथ संघर्ष चल ही रहा है, इधर अब इटली में भी लड़ाई चल रही है। तो सोवियत संघ जो है और मित्र राष्ट्र इन पर सहमति बनती है कि जर्मनी पर हमें दो तरफ से हमला कर देना चाहिए। अगर हम दो तरफ से जर्मनी पर हमला कर रहे होंगे तो शायद जर्मनी पर दबाव बढ़ जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जर्मनी पर हमला होगा, इसको कहते हैं डी डे। डी डे, डिसीजन का, निर्णय का दिन। डी डे के नाम से हमला होगा जर्मनी के ऊपर और जर्मनी की सेनाओं को सरेंडर कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जर्मनी जब पराजित होगा तो एक तानाशाह की मौत कैसे होती है देखो जरा। हिटलर एक बंकर में छुप जाता है। बंकर समझते हो ना, जमीन के अंदर भूमिगत सुरंग जैसी बनाई जाती है, रहने की जगह बन जाती है ताकि ऊपर की बमबारी असर ना करे और हम सुरक्षित रहें, पकड़े ना जाए। हिटलर छुप गया बंकर में और जब उसने देखा, उसको खबर आई कि भाई इटली में मुसोलिनी मारा जा चुका है, पहले ही इटली पराजित हो चुका है, ब्रिटेन जापान से एशिया में बहुत ताकत से लड़ रहा है और अब अमेरिका भी लड़ रहा है, और अब सबने मिलकर, सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, सबने मिलकर हमला कर दिया जर्मनी के ऊपर। तो हिटलर कर लेता है आत्महत्या, ठीक है। अब जर्मनी और इटली की पराजय एक कहानी है, जापान की पराजय से दूसरी कहानी शुरू होगी। तो कल जो तुम लोगों ने लिखा था उसके आगे बढ़ो और लिखो, ठीक है, उसके आगे लिखो इटली व जर्मनी की पराजय, ठीक है, इटली व जर्मनी की पराजय, हेडिंग डालो और पहला पॉइंट लिखो 9 जुलाई 1943, 1943, 9 जुलाई 1943 को मित्र राष्ट्रों की सेना में, मित्र राष्ट्रों की सेना ने इटली पर निर्णायक हमला कर दिया। इटली पर निर्णायक हमला कर दिया। इटली में पहले ही आंतरिक असंतोष था, आंतरिक असंतोष था और बार बार की पराजय से, बार बार की पराजय से इटली के सैनिकों का मनोबल टूट चुका था, टूट चुका था। छब्बीस जुलाई 1943 को, 26 जुलाई 1943 को मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। सितंबर में, सितंबर में दक्षिणी इटली को लेकर
दक्षिणी इटली को लेकर मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ। हिटलर ने मुसोलिनी को रिहा करा के दक्षिणी जर्मनी में फांसीवादी सरकार बना दी। परंतु दक्षिणी इटली में गृह युद्ध शुरू हो गया और मुसोलिनी को पकड़कर मार दिया गया। ठीक है, मुसोलिनी को पकड़कर मार दिया गया। अब देखो, एक कहानी का तो यहां पर अंत हो जाता है। अब होता है कि अब क्या करे भाई, इटली पर हमला हुआ, इटली को बहुत बचाने की कोशिश कर रहा है जर्मनी। तो अब जाकर जून में 1944 में ही पहले ही यह भी तय कर लिया गया कि इटली पर तो हमला जो किया और जो लड़ाई चल रही चलने दो, अब जर्मनी पर भी हमला हमें कर देना चाहिए। दो तरफ से, एक तरफ से सोवियत संघ हमला कर दे और दूसरे मोर्चे से जो मित्र देशों की अन्य शक्तियां हैं वो भी हमला कर दें। और यहां पर क्या हुआ कि 6 जून 1944 को ठीक जर्मनी के ऊपर भी हमला हो जाता है। अब इसकी डिटेल्स तो अभी अब लिखेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ठीक है, कि जर्मनी के ऊपर जो हमला होता है उसको कहते हैं डी डे, यानी कि अब ये एक निर्णायक हमला जर्मनी के ऊपर हमें करना है और सब ने मिलकर के मित्र राष्ट्रों ने हमला कर दिया जर्मनी पर। यह निश्चित सी बात थी कि जर्मनी को पराजित करना बहुत बहुत जरूरी था। बहुत समय तक जर्मनी पर हमला करने के पहले जासूस भेजे गए, खुफिया तंत्र भेजा गया कि भैया ये है क्या बला, हिटलर नाम की इतनी खतरनाक। बड़ी मेहनत की इन लोगों ने और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन बेल्जियम में जो लड़ाई लड़ी गई उसको कहा जाता है बैटल ऑफ द बुल्स, यानी बैलों की लड़ाई। ठीक है, बैटल ऑफ द बुल्ज में ये जो है लड़ाई चली। रूस ने जर्मनी की सेनाओं को पराजित किया था, तुमको याद है। और रूस की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी जिसको कहते थे लाल सेना। लाल सेना ने रूस को हरा दिया। ठीक है, पूर्वी मोर्चे पर, यानी जो सोवियत संघ और जर्मनी का मोर्चा था उस पर जर्मनी बुरी तरह से पराजित हो गया। ठीक है, ठीक, यहां पर एक बड़ी पराजय ठीक जर्मनी की हो गई। मैंने जैसा बताया इटली पहले हार चुका है, आत्मसमर्पण कर ही चुका है। दक्षिणी इटली में जर्मनी ने थोड़ा बहुत बचा लिया और वहां पर जो है दक्षिणी इटली में गृह युद्ध और ये सब घटनाक्रम चलने लग गया। ठीक, ये थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि इसमें ज्यादा कहानी आपको सुनाने वाली नहीं है, लेकिन आखिरकार हमको पता है कि मुसोलिनी मार दिया गया। जब मुसोलिनी मर गया तो जर्मनी की आशा केवल और केवल जापान है, लेकिन जापान एशिया में लड़ रहा है। यूरोप में जापान मदद करने के लिए नहीं आ सकता है और इसलिए क्या हुआ, जब सोवियत सेनाएं यहां से पराजित करके पूर्वी मोर्चे से जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन पहुंची, तो 30 अप्रैल 1945 को बंकर के अंदर हिटलर ने अपनी कनपटी पे रखा तमंचा, यानी रिवॉल्वर, यूपी बिहार वाले तमंचा कहते हैं ना, तो कनपटी पे रख लिया रिवॉल्वर और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो इतनी पूरी जो कहानी है वो यूरोप में जर्मनी और इटली की कहानी यहां पर समाप्त हो जाती है। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, मित्र राष्ट्रों का सबसे बड़ा उद्देश्य। श्वेता क्या कह रही हो बेटा? फांसीवादी सरकार दक्षिणी जर्मनी में बनी, अध्यक्ष ने इटली में नहीं, फांसीवादी सरकार जो इटली था ना, इटली, इसको समझ लो, कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, इटली के अंदर ये जब मित्र राष्ट्रों का हमला हुआ तो दक्षिणी इटली पर हमला कर दिया। यहां सिसिली वगैरह था, यहीं से मित्र राष्ट्रों ने हमला किया, यहां से जर्मनी ने हमला कर दिया। जर्मनी ने क्या किया कि एक हिस्से को जर्मनी ने जीत लिया, मुसोलिनी को पकड़ा था, इसने छुड़ाया और यहां दक्षिणी इटली में सरकार बना दी, यानी आधा इटली चला भी गया, तब भी मुसोलिनी को बचाने का प्रयास जर्मनी ने किया। लेकिन यहां छिड़ गया गृह युद्ध, क्योंकि मित्र राष्ट्र जो है इटली में आ चुके हैं और इटली में पहले से असंतोष फैला हुआ है। ठीक है, चलो लिखो,
मित्र राष्ट्रों का पहला उद्देश्य जर्मनी को पराजित करना था। जाफिर आज और कल 2 लंबी क्लासेस खत्म, ठीक है, तमंचे पे डिस्को। हाँ, तो आखिरी पहला उद्देश्य जर्मनी को पराजित करना था। जर्मनी पर 2 मोर्चों से हमला किया गया। जर्मनी पर 2 मोर्चों से हमला किया गया। पश्चिम की ओर से मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाएं, मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाएं और पूर्वी मोर्चे पर सोवियत संघ ने हमला कर दिया। जर्मनी पर यह निर्णायक हमला 6 जून 1944 1944 6 जून 1944 को शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ। इस दिन को विश्व इतिहास में डी डे या निर्णायक दिवस, ठीक है, डिसिसिव डे है ना, के नाम से जाना जाता है। रूसी सेनाओं ने लगातार जर्मनी को पराजित किया और सब हो जाएगा। जब फिर प्रैक्टिस इसको करते रहना बेटा, है ना, प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना, फोकस के साथ क्लास पढ़ते रहना, ये सब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब अभ्यास से होता है बेटा। लिखो, ठीक। रूसी सेनाएं बर्लिन तक पहुंच गईं और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और 7 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखो, ये तो थोड़ी बोरिंग कहानी थी, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग थी। बवाल जर्मनी ने पैदा किया। आशीष ने जैसा कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर हमें दोष खोजना हो तो दोष इस बार हिटलर का है, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का उत्तरदायित्व तो कितना है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में मूल रूप से कहा जाए तो जर्मनी ना सिर्फ साम्राज्यवाद की लड़ाई में है, बल्कि साथ ही साथ मानवता के विरुद्ध लड़ाई में भी है, यहूदियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर यह कहानी तो हो गई खत्म। अब कौन बचा? बच गया जापान। अब जापान तो बच गया, यहां 4 महीने तक युद्ध चलता रहा। इंटरेस्टिंग चीज यहां से तुम्हारे लिए और शुरू हो जाती है। जापान बचा और यहां अगर तुम थोड़ा सा इसमें इंडिया लेकर आ जाओ, यहां से नीचे जब तुम चलोगे तो इस इलाके को कहते हैं सुदूर पूर्व एशिया, ठीक है। मैप तुम लोगों ने देखा है, ठीक है। 45 बेटा, 45 ठीक है, 45 रंजना। सुदूर पूर्व एशिया क्या है? सुदूर पूर्व एशिया बहुत ब्रीफली देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध ने वहां क्या कर दिया। शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। सुदूर पूर्व एशिया में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। नींद से परेशान हो, सो लो, 1 दिन 2 दिन का ब्रेक लेके 10-10 12-12 घंटा सो लो, नींद से जो है मन उचट जाएगा। कितना सो सकते हैं? चलो इसको समझ लो जरा, क्योंकि अब कहानी तुम्हारे हिसाब की आ रही है। सुदूर पूर्व एशिया का इलाका है, ठीक है। ये बैठा है जापान और यहां से आगे आपको दूसरे देश दिखाई देते हैं, ठीक है। आज का म्यांमार या बर्मा आइलैंड, ठीक है। और ये फिर नीचे तक सुदूर पूर्व एशिया। उधर जो कहानी चल रही थी वो कहानी तो चल ही रही थी, लेकिन भाई साहब एक बड़ा खतरा इन सबके लिए जापान बन गया था। इसने धड़ाधड़ जूता मार मार के अंग्रेजों को सुदूर पूर्व एशिया से निकाला,
ठीक है, सुदूर पूर्व एशिया से निकाला, इधर हमला किया, इनको जीता, इधर हमला किया, म्यांमार को जीता, और म्यांमार से आगे बढ़कर भारत की तरफ जापान बढ़ने लग गया। और तुम जानते हो कि अंग्रेजों के लिए भारत का कितना महत्व है। आज का जो मलेशिया है, ठीक है, आज का जो मलेशिया है वो मलाया कहलाता है, ठीक है, मलाया कहलाता है। और जो मलाया है वो भी अंग्रेजों के अधीन था, यहां वो छिन गया, डचों के उपनिवेश छिन गए, फ्रेंच उपनिवेश तो पहले ही जर्मनी के अधीन आ गए, और बढ़ते बढ़ते जापान चला आया कहां, बर्मा के आगे तक, ठीक, आगे तक। और यह खतरा अंग्रेजों के लिए सीधा सीधा खतरा है। सारी ताकतें मिलकर जर्मनी और इटली के विरुद्ध लड़ी यूरोप में, लेकिन जापान पर अभी फोकस नहीं बन पाया। फ्रांस हार चुका है, डचों की कोई शक्ति नहीं बची है अब तक, और इंग्लैंड क्या है कि वो सारी जगह लड़ रहा है, तो भारत में भी लड़ रहा है, ठीक है। भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है तो भारत में क्या हो रहा है? मॉडर्न इंडिया पढ़ा ना, विश्व युद्ध में रणनीति क्या होनी चाहिए, रणनीति पर बहस हो रही है। आखिरकार व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है, और साथ ही साथ में जापान के अंदर एक शक्ति बन गई है आजाद हिंद फौज, और आजाद हिंद फौज भी अब बर्मा के बॉर्डर पर जापान के साथ लड़ने आ रही है। ये सारा तुमको याद है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो तुमको अभी मैं पॉइंटर्स बना दूंगा, याद तुमको सब कुछ है। जापान भी एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। बहुत अच्छा सवाल श्वेता। जो देश, ठीक है, ठीक, जो देश ज्यादा तेजी से पूंजीवादी तरक्की करेगा, ठीक है, ठीक, उसको चाहिए कच्चा माल, उसको चाहिए बाजार। और जापान तो एकदम, ठीक है, पिद्दू सा तो देश है जापान, उसको तो चाहिए था, इसीलिए चाइना पर, मंचूरिया पर, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, चाइना, मंचूरिया, उधर विस्तार करेगा, और उसके बाद सुदूर पूर्व एशिया से होता हुआ भारत की तरफ भी बढ़ाता है, ठीक है। बिल्कुल पल्लवी, जब भी कॉन्फिडेंस का कोई सवाल नहीं होता, मन कर गया। मैंने कहा कि जब छोटे थे तो मुंडन हुआ था, आखिरी बार शायद बाबा जब खत्म हुए, 94 की बात होगी, तब मुंडे हुए थे। तो मन कर गया कि यार बाल बाल बारिश के दिनों में चिपचिपे रहते, हटा देना चाहिए। जो कुछ देखना, जिसको जो हंसेगा हंसेगा, जो कोई कहेगा अरे भैया क्यों आखिर ये करवा दिया, ठीक है, जो मर्जी आवे वैसा रहना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अभी समझ लो कि कहानी क्या बन रही है कि जापान, तो 4 महीना युद्ध अभी जापान में ज्यादा चल रहा है, लेकिन ध्यान क्या रखना है तुमको, यहां पे होगा खेला। खेला क्यों होगा? क्योंकि जापान इधर जो लड़ रहा था कई सारे मोर्चों पर ब्रिटेन उसके साथ अच्छी टक्कर ले रहा है, लेकिन अमेरिका जब से कूदा तब से जापान की मुश्किलें बढ़ गई पर्ल हार्बर के बाद। लेकिन भाई साहब युद्ध तो लगभग खत्म हो गया। यह सहमति एक बार बन गई ब्रिटेन की, अमेरिका की और सोवियत संघ की कि हम लोग मिलकर अब जापान पे हमला करेंगे। अब तो बचे क्या यार, कहानी जापान की खत्म कर देंगे, ठीक है, ठीक। यहां पर जो लड़ाई है वो जापान सेंट्रिक हो गई है, और जापान लगभग आत्मसमर्पण करने की कगार पर है। इसको ध्यान रखना, ये चीज समझ लो। क्लास का उद्देश्य समझो बेटा, जो तुम्हारी किताबों में, स्टडी मटेरियल में इधर उधर लिखा है वो तो तुम पढ़ते ही हो, उसको भूल जाओ। तुम्हें गुत्थी सुलझा के दिखानी है, एक क्लियर पिक्चर दिखा देनी है, तुम्हारे सब्जेक्ट से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देना। तुम्हारी दिमाग की बत्ती जला देंगे, उसके बाद तो तुम जाकर रंजन चक्रवर्ती, एनसीईआरटी, ये वो फलाना ठिकाना, पीडब्ल्यू स्टडी मटेरियल सब पढ़ोगे। मैंने क्या कहा, जापान लगभग आत्मसमर्पण के कगार पर है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुमको पता है कि क्या होता है, जापान के ऊपर अमेरिका कर देता है परमाणु हमला, ठीक है, परमाणु हमला कर देता है, यानी 2 परमाणु बम गिराता है। कहां कहां, ठीक, एक उसका शहर था हिरोशिमा और दूसरा शहर था नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका परमाणु बम मार देता है। ध्यान रखो, गुत्थी यही है। मैंने क्या कहा, जब जर्मनी और इटली जैसी साम्राज्यवादी ताकतें खत्म हो गई, मर गई, ठीक है, तो क्या हुआ, बचा जापान। सब लोग मिलकर जापान से लड़ लेते, जापान भी पराजित हो जाता क्योंकि पराजय के कगार पे खड़ा है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, मार दिया परमाणु बम। परमाणु बम जानते हो क्यों बन रहा था? एक फिल्म आई ओपेनहाइमर, तुम लोगों ने भी देख ली होगी। परमाणु बम इसलिए बन रहा था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको कहते हैं ना कि क्वालिटेटिवली बहुत डिफरेंट है, यानी जिस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध पहले के युद्धों से बहुत भिन्न है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि किन किन हथियारों से लड़ा जाएगा। बाप रे, टेक्नोलॉजिया,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, अमेरिका खास तौर पर टेक्नोलॉजिया खेल रहे हैं कि लड़ाई जो है, ठीक है, लड़ाई अभी क्या है, टेक्नोलॉजिया है। ठीक, इतने दिन से अमेरिका क्या कर रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि ब्रिटेन वगैरह से कह रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा ले ले घी पियो, हमसे कर्जा लो, हथियार खरीदो, दुनिया भर में झगड़ा करो, खूब पैसे बनाए, हथियार बेचे, हथियार का पैसा नहीं है तो यूरोपीय देशों से कहा हमसे कर्जा लो, उनको अपने अधीन कर लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री कैसे हुई? रजनीकांत की तरह से चश्मा लगाने के, टिंग पर्ल हार्बर, और उसके जो है बाद में रूस पर हमले के बाद क्या हो रहा है? अटलांटिक चार्टर। यानी अब अमेरिका की हसरत है कि विश्व व्यवस्था बदल जानी चाहिए, विश्व व्यवस्था बदल जानी चाहिए। और विश्व व्यवस्था का अगला दादा कौन होगा, अगला गुंडा कौन होगा? वो होगा अमेरिका। इसलिए परमाणु बम का विस्फोट कर दिया जाता है। इस कहानी को लिखो, फिर तुमको गुत्थी में आगे बढ़ जाएंगे कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रभावित करता है बाद के विश्व को, और जो आज तक तुमको करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ता है। तो लिखो जरा, लिखो। बेटा रंजना, ग्रह युद्ध नहीं है, ये तो हो गया कि पता चला मंगल और बुध के अंदर लड़ाई हो रही है, ग्रह नहीं। ग्रह, ग्रह का मतलब घर या घरेलू, यानी इटली में ग्रह युद्ध का मतलब हो गया कि इटली के लोग ही आपस में लड़ने लग गए, यानी घर की लड़ाई बन गई। इसमें बाहर की ताकतें शामिल नहीं है, शामिल है तो सीधे तौर पर शामिल नहीं है। ठीक है, लिखो जरा। मित्र राष्ट्रों का तीसरा शत्रु, मित्र राष्ट्रों का तीसरा शत्रु यूरोप की बजाय एशिया में बैठा था। सोनाली एंशिएंट और मेडिवल, ठीक है, बहुत अच्छे सर हैं, वो पढ़ाएंगे आपको। मैं आपको बेटा मॉडर्न, वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाऊंगा, है ना। सारा काम एक टीम का काम होता है। तुम्हारी टीम में सब एक से एक टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ठीक, चलो। यूरोप की बजाय एशिया में लड़ रहा था। हिटलर, जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद, जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद, बहुत बढ़िया कोमल, सब इजी लगने लगता है, समझ लिया तो सब इजी। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 4 महीनों तक एशिया प्रशांत क्षेत्र, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र जानते हो कौन सा है? ये एशिया, तुमको जब तुम ग्लोब देखते हो, है ना, जब तुम ग्लोब देखते हो, इसको जरा समझा दूं तुम्हें। ऐसे तुम ग्लोब देख रहे हो, ग्लोब के अंदर सबसे इधर तुमको यहां पे दिखता है जापान, और सबसे इधर तुमको दिखता है अमेरिका। तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा दूर है, लेकिन ये पूरा ग्लोब है ना, जिसको एक ऐसे मान लो इसको काट दिया जाए बीच से और मैप को फैला दिया जाए, वैसे आपका वर्ल्ड मैप बनता है। लेकिन अगर वर्ल्ड मैप को का जो कागज है, ठीक है, एक सेकंड रुको, ऐसे समझो कि ये धरती है, ये गोल है, ठीक है, ये धरती है, ये गोल है, ऐसे सर्कुलर गोल बन गई ना। और इसको मैंने ऐसे कहा ना, ऐसे बीच से कट लगाया और कट लगा के धरती को ऐसे कर दिया। तो तुम जो वर्ल्ड मैप देखते हो वो ऐसे देखते हो, दरअसल ये वर्ल्ड मैप ऐसे है। तो जो अमेरिका और जापान है, वो अगर हम ऐसे ऐसे देखते हैं, मतलब पूरी तरीके से इसके 2 टुकड़े करके इसको फैला के, तब तो हमें दूर दूर दिखते हैं। अमेरिका और जापान आपस में एक दूसरे के बेहद करीब है। क्यों? क्योंकि ये जापान है, ये अमेरिका है, और इसको अगर ऐसे पीछे जाके गोल कर देंगे तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे की खोपड़ी पे बैठे। अमेरिका अपने इतने पड़ोस ऐसा दुश्मन नहीं बनाए रखना चाहता था जिसकी भविष्य में कभी अमेरिका को आंख दिखाने की हिम्मत पड़े। ठीक है, आंख दिखाने की हिम्मत पड़े, इसलिए अमेरिका ने मारा बम धड़ाम का। तुम्हारी ऐसा बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, छर्रा छर्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये जापान जो है उसके साथ अमेरिका ने यही किया है। ठीक, तो ये देख लो हमने क्या लिखाया, युद्ध जारी रहा। ठीक है, जापान एकमात्र ऐसी धुरी शक्ति थी, जापान एकमात्र ऐसी धुरी शक्ति थी जो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन,
मंचूरिया, कोरिया आदि में अभी भी युद्ध लड़ रही थी। हालांकि जापान इटली और जर्मनी की पराजय के बाद अकेला पड़ चुका था और सोवियत संघ ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध के लिए सहमति दे दी थी। अच्छा, एशिया प्रशांत क्षेत्र लिखा रहे थे ना? ओके, हाँ, एशिया प्रशांत क्षेत्र, हाँ, तो उसमें बेटा ये था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में युद्ध अगले 4 महीनों तक जारी रहा। ठीक, इसको नहीं लिखा था तो पूरा कर लो। एशिया प्रशांत क्षेत्र में युद्ध 4 महीनों तक जारी रहा, उसको पूरा कर लो। हाँ, ओके, फिर मैंने क्या बोला? हाँ, रूस ने, सोवियत संघ ने भी अपनी सहमति दे दी थी। अब लिखो, इस प्रकार जापान को पराजित करना अब कठिन नहीं था। इस तरह जापान को पराजित करना अब कठिन नहीं था, परंतु अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जापान पर परमाणु हमला करके किया। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु विस्फोट या परमाणु हमले किए गए। ठीक, इन हमलों ने विश्व युद्ध का एक भयावह अंत किया। ठीक है, एक भयावह अंत किया जिसकी विश्व ने कल्पना तक नहीं की थी। ठीक है, ये किसी को पता नहीं था। ठीक है, ये किसी को पता नहीं था क्या होने जा रहा है। एक समय में हुआ क्या, तुमको मालूम है? परमाणु बम की कहानी छोटी सी तुमको समझा देता कि कैसे परमाणु बम का जो विचार है वो है E = mc²। आइंस्टीन का ये सिद्धांत, आइंस्टीन ने बड़ा रिग्रेट किया। आइंस्टीन को तुम सब जानते हो। जब परमाणु बम बना लिया गया और मार दिया गया तो आइंस्टीन बेहद दुखी हुए कि मुझे नहीं पता था कि विज्ञान की इतनी बड़ी खोज का ऐसा मिसयूज किया जाएगा। E = mc², उसका सरल भाषा में मानना यह है कि जो ऊर्जा है उसका कभी ह्रास नहीं होता, और यहां से निकलता चला गया कि अगर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता तो ऊर्जा जो है वो क्या है, या तो उसका फ्यूजन होता जाएगा, मिलती जाएगी, या विखंडित होती जाएगी। तो परमाणु के विखंडन और परमाणु के संलयन, इन 2 सिद्धांतों से यह समझा गया कि भाई कुछ तो ऐसा किया जा सकता है जिससे अपार शक्ति पैदा हो, अपार ऊर्जा पैदा हो। तो वहीं पर कुछ खुराफाती दिमाग लोगों ने कहा कि अपार विनाश भी पैदा हो। ठीक है, अपार विनाश भी पैदा हो। खबरें ये उड़ने लग गई कि जर्मनी किसी ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जो महाविनाश कर देगा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध क्वालिटेटिवली, मैंने कहा ना, क्वांटिटी यानी परिमाण और क्वालिटी यानी गुणता, तो गुणात्मक रूप से बहुत अलग है। दुनिया ने सोचा नहीं था कि कोई परमाणु बम जैसी बला भी है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत यहां पे होता है। और आज तक हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में जी रहे हैं। ठीक है,
बाद के युग में जी रहे हैं। क्या है ये युग? आज अमरदीप बात कर लूंगा बेटा, मुझे ध्यान है, मैं करूंगा, ठीक है? अभी बात इसको थोड़ा सा खत्म करो। ये क्या है बच्चे? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक झड़प शुरू होती है। युद्ध तो हुआ नहीं फुल फ्लेश्ड, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरीके की खबरें आती रही। हमारा जो मीडिया है, जितना सेना ने खुद अपनी ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय जो मीडिया है उसकी कवरेज की वजह से हमको अपनी बहुत ऊर्जा तो इसको काउंटर करने में लग गई। जब कराची पे हमला, INS विक्रांत रवाना और इस्लामाबाद थर थर कांपा, और इस्लामाबाद में ये हमला, वो बिल्कुल ये दौड़ते दौड़ते ना अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गई। इतना पाकिस्तान जीत चुकी थी मीडिया। सेना सेना है, सेना रिस्पॉन्सिबल है, सरकार सरकार है। सरकार एक एक कदम जो है राजनयिक नफा नुकसान चुनेगी, ठीक, उसके बाद उठाएगी। मीडिया कुछ नहीं करेगी, मीडिया तो बैठी है बस। भैया जाओ ऐसे ना मिलिट्री वाली कैप पहन लो और लंबी लंबी बातें छोड़ने लग जाओ, उसके बाद घर में जाकर के आराम से खाना पीना खाओ, सो जाओ। खैर, मैं तुम्हें यह कह रहा था, ट्रंप बीच में कूदे और ट्रंप ने दावा कर दिया कि मैंने वॉर रुकवा दी। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु युद्ध के जो है मुहाने पर पहुंच चुके थे। ये परमाणु बम की कहानी, और अभी रिसेंटली तुम पढ़ रहे हो अपने देश के भीतर ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका का दावा। हमारी सरकार इसका दावा को खारिज कर रही, लेकिन अमेरिका क्या बहाना दे रहा है कि मैंने इसलिए रुकवाया कि दोनों परमाणु बम के कगार पे खड़े थे। अरे परमाणु बम होगा, अगर परमाणु बम के का ही मसला है तो परमाणु बम अगर पाकिस्तान चलाने वाला था तो भारत भी चला देता। भाई युद्ध में अगर उतरे हैं ना तो डर डर के थोड़ी उतरेंगे, ठीक है? सब मीडिया वाले मिलकर पाक पे अटैक कर दिए थे, सही बात, बिल्कुल कावेरी। तो खैर, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि यह कहानी कितनी बड़ी है। आज तक हम हिरोशिमा और नागासाकी इनके सदमे से नहीं उबर पाए, इनके डर से नहीं उबर पाए हैं। और यह बम किसने मारा? अमेरिका का। और अब अमेरिका कह रहा है कि यह परमाणु बम का युद्ध करने वाले थे। ईरान परमाणु बम बना रहा है, इराक रासायनिक हथियार परमाणु बम बना रहा है, फलाना, तुम परमाणु बम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बना लिया था। कोई बच्चा लिख रहा है बार बार, शायद जाफिर या कौन, कि सर रूस के पास 5500 परमाणु बम। इन्होंने बम बनाया, इनको लगा कि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास तक रहेगी, ये टेक्नोलॉजी देश के बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने वादा किया। लेकिन भैया टेक्नोलॉजी जो है ना वो तो टेक्नोलॉजी है। तुमने बम फेंका, मारा, तुमने सोचा अब हम चौधरी बन गए, ठीक? 10 साल भी नहीं बीते थे कि सोवियत संघ ने भी कहा लो बना लिया। जो तुमने हिरोशिमा नागासाकी पे मारा वो वाला बम हमने भी बना लिया। तो अब 2 लोगों के पास बम हो गया। अब 2 के पास बम हो गया तो सबने कहा कि अब तो भैया यहां पर बम बम होने लगा, ठीक है? बम और बम तो बम बम तो बम बम, तो फिर बाकी सारे लोग भी बनाने लगे बम। तो अब क्या हुआ कि अमेरिका यहां पर बम बनाने की तकनीक कम से कम देशों के हाथ में रहे इसका प्रयास करने लग जाएगा, ठीक? चलो, ये तुम्हारा कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैंने बोला, ठीक, जिसकी दुनिया ने कल्पना तक नहीं की थी। अब यहां पर आगे जरा सा लिखो, देखो अब क्या हुआ। यहां है मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्रों में एक शक्ति है जिसका सितारा डूबने जा रहा है। कौन? ब्रिटेन, ठीक है? ब्रिटेन जाएगा अब साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पर डाउन। महाशक्ति के तौर पर अभी कौन स्थापित हो गया है? अमेरिका, और अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ। ये अब नई महाशक्तियां बनने वाली हैं। तो साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में ब्रिटेन का अस्त हो गया, फ्रांस का अस्त हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ, अब इसमें 2 बड़ी शक्तियां बची, और यहां से एक कहानी आगे हमारी बढ़ जाएगी, ठीक? तो पहले जरा इस कहानी को हल्का सा समराइज करेंगे और उसके बाद आएंगे थोड़ा प्रभाव पर, और फिर आगे जाएंगे हम लोग थोड़ा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदल क्या रहा है। लिखो जरा, लिखो, एक बॉक्स बनाओ, फुल पेज बॉक्स बनाओ। युद्ध तो भैया ऑफ हो गया। सुप्रिया, मेरे नोट्स बेटा मॉडर्न इंडिया के लेके चले जाओ एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट हिस्ट्री है, तो जो आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, जो आपको पीडब्ल्यू का कंटेंट मिलता है, उसको तो कम से कम जरूर आपको पढ़ डालना है। अगर रंजन चक्रवर्ती या एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, सो फार सो गुड। चलो लिखो, बॉक्स के अंदर लिखो, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद
परमाणु हमले के बाद युद्ध अनौपचारिक रूप से समाप्त हो गया। परमाणु हमले ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। सकता क्या होता है? ठीक है, मैं ये कर सकता था, लेकिन सकते में डाल दिया या आश्चर्यचकित कर दिया, तुम जो भी लिखना चाहो। पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया या आश्चर्यचकित कर दिया। किसी ने भी पीडीएफ, बेटा प्रभु मैं खोजता हूं, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं एक बार कोशिश कर लूंगा, तो टेलीग्राम आईडी दे दूंगा कल तुमको, है ना। निर्णायक वॉर जो है बेटा, इसका मतलब है इससे निर्णय हो जाता है कुछ, वो निर्णायक युद्ध हुआ। थैंक यू अक्षिता, नोट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हें, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन बनाने का क्या फायदा, इससे तो उनके कंट्री के लिए भी डेंजर है। बिल्कुल डेंजर है बेटा, लेकिन अभी इसी दौड़ पे बात करेंगे कि क्या हुआ क्या आखिर इसके बाद। लिखो, सकते में डाल दिया। किसी ने भी इतने विनाशकारी हथियारों की कल्पना नहीं की थी। जापान ने अंततः 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखो, इसी बॉक्स के अंदर लिखना, ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक प्रभाव। पहली चीज कि दुनिया पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक प्रभाव, बॉक्स के अंदर ही लिखना। पहला, अमेरिका का नई विश्व शक्ति के रूप में उदय। पहला पॉइंट है ना, मतलब पहला पॉइंटर है ये, अमेरिका का नई विश्व शक्ति के रूप में उदय। लिखो, वह पूंजीवादी शक्तियों का सबसे बड़ा वाहक बन गया। वाहक का मतलब होता है पूंजीवाद को आगे बढ़ाने वाला, वाहक बन गया। लिखना, युद्धोपरांत, यानी युद्ध के उपरांत, ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी इसलिए लिखवाता हूं ताकि उससे तुम लिखना सीखो। युद्धोपरांत अमेरिका दुनिया की, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। बेटा क्लास मैंने अलॉट कर लिया है 1:30 बजे तक का समय, ठीक है। मैंने कहा था आज और कल तुम लोगों की लंबी क्लास लूंगा, तो आज बहुत लंबी नहीं तो 1:30 बजे तक चलाएंगे। कल की क्लास हो सकता है कि 2 बजे तक चल जाए, तो देख लेना, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्लास पर फोकस करें, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा या बन गया, पूर्ण विराम। साथ ही वह परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र भी बन गया। ठीक है, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगला लिखो, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियां, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियां बेहद कमजोर हो गईं।
भारत जैसे तमाम देशों में, भारत जैसे तमाम देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्र हो चुके थे। उन्हें गुलाम बनाकर रखना किसी साम्राज्यवादी शक्ति के लिए अब संभव नहीं था। ध्यान से समझना, जो चीज तुमको कहीं पढ़ के समझ में नहीं आती वो क्लास में उस पर बात होनी चाहिए, ठीक है? संभव नहीं था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई देश स्वतंत्र हुए और उपनिवेशवाद का युग समाप्त हो गया। अब एक चीज जरा देख लो, अटलांटिक चार्टर क्या था? अमेरिका ने कहा या बहुत दिन राज नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है, बहुत दिन तुम राज नहीं कर पाओगे। तो ब्रिटेन ने कहा कि हम भारत और कनाडा को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है। अटलांटिक चार्टर से यह प्रक्रिया शुरू हुई और इस पर एक अमेरिका का दबाव बनना शुरू हुआ। अमेरिका ने कहा कि औपनिवेशीकरण करना होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। औपनिवेशीकरण यानी गुलाम बनाना, और औपनिवेशीकरण का अर्थ था कि स्वतंत्र कर देना। तो जब यहां पर औपनिवेशीकरण हुआ, अमेरिका कहता है और ब्रिटेन भी यही कहता है कि हमने दुनिया को आजाद कर दिया। हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हरिश्चंद्र, लैटिन अमेरिका का मतलब है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, उपनिवेशवाद हटाओ बिल्कुल। तो यहां बच्चे भारत में जो आजादी की लड़ाई पर चल रही थी और हम लोगों ने जो भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा, आइए ने पढ़ा, अभी नहीं बंद करना है इसको, ये अभी बताते हैं बेटा। तो यहां हम क्या घुइयां छील रहे थे? भारत में भारत छोड़ो आंदोलन में अगर 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी देश के लिए, बॉक्स नहीं बंद करना है, तो ये क्या खेल खेल में मर गए? अबे देश को आजाद कराने के लिए मरे। तो औपनिवेशीकरण अमेरिका या ब्रिटेन की दया नहीं है, यह राष्ट्रवाद का उभार है कि अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। नारा क्या है? करेंगे या मरेंगे, दैट इज ऑल। अब छोड़ेंगे नहीं भाई। तो इसमें जो औपनिवेशीकरण है, उस औपनिवेशीकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद का उभार है, ठीक है। अब राष्ट्रवाद को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। तो ये युग अंत हो गया उपनिवेशवाद का। बड़ी खुशी की बात है कि पूरा इतिहास ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का संघर्ष था, जो हमने देखा ही ना कि हर जगह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ही तो चल रहा है, ठीक। इसका औपचारिक अंत, ठीक, इसका औपचारिक अंत हो गया, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन भैया कहानी इतनी ही होती तो हमारी पढ़ाई खत्म हो जाती, काहे उसके बाद हम पढ़ रहे होते, ठीक है। कहानी यहां से कुछ और आ जाती है, ठीक है। मित्र राष्ट्रों के 3 लक्ष्य थे बेटा, कहानी कुछ और आ जाती है। अब अमेरिका यह समझ गया कि भाई अब ये चलेगा नहीं साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, क्योंकि वो देख रहा है ना। उसने कहा नहीं, जुगत लगानी होगी, कुछ नया ट्राई करना होगा। और वो जो ट्राई करना है, उसने कहा तुम लोग निकलो, चलो तुम्हारा काम खत्म। ए ब्रिटेन, बुढ़िया बिस्तर तुम बांधो। ए फ्रांस छोड़ो। क्यों? अमेरिका उपनिवेशवाद की ऐसी जंग में नहीं पड़ा। उसने क्या किया कि अमेरिका और ये जो प्रशांत का क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का,
उसमें उसने कहा कि कोई यूरोपीय इधर की तरफ न दिख जाए वरना बहुत जूता मारेंगे। मुनरो डॉक्ट्रिन। बहुत शुरुआत में अमेरिका ने यूरोप से कह दिया था कि उधर जाना है जाओ, अफ्रीका और एशिया और जो है जहां जहां मन करे जाओ, लेकिन इधर मत दिखाई देना, तुम्हारा कोई जहाज इधर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये अमेरिका अपने लिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका रख लेता है, लेकिन भाग भाग के उपनिवेश नहीं बना रहा है। लेकिन अब अमेरिका को करना है दुनिया पर कब्जा। तो दुनिया पर कब्जा करने की पहली शर्त क्या है? ब्रिटेन तुम सीट खाली करो, फ्रांस तुम सीट खाली करो, सब लोग सीट खाली करो, दुनिया को अब खाली कर दो पहले। और खाली करोगे तो उसके बाद हम बनाएंगे यहां एक नई अर्थव्यवस्था। ठीक, नवीन या नई विश्व व्यवस्था का हम करेंगे निर्माण। अब सोवियत संघ और अमेरिका कहां पर आकर फंस जाएंगे, और ये नवीन विश्व व्यवस्था क्या है, इस पर अभी बात हम लोग आगे चलकर करेंगे। तब तक जरा उसी के आगे लिखो, उसके आगे लिखो, अटलांटिक चार्टर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखते जाओ, एक सब कहानी स्टोरी है, इस पर तुम लोग आगे चल के पिक्चर बना दोगे। ठीक है, लिखो, अटलांटिक चार्टर के माध्यम से, अटलांटिक चार्टर के माध्यम से अमेरिका ने विऔपनिवेशीकरण हेतु ब्रिटेन पर दबाव डाला। वहां तो ब्रिटेन ही था खाली ना, ब्रिटेन पर दबाव डाला। उसे मालूम था कि पुरानी तरह, अभी बॉक्स चलता रहेगा बेटा, बॉक्स बंद करवा दूंगा, अभी बॉक्स चलता रहो, चलाते रहो। उसे मालूम था कि पुरानी तरह का उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद अब नहीं चल पाएगा। दुनिया भर में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन अत्यधिक तीव्र हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने नेतृत्व में नवीन वैश्विक व्यवस्था के निर्माण का प्रयास शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस बॉक्स को तो तुम कर दो बंद। ठीक, यहीं पर तुम एक दूसरा बॉक्स बना दो, इसी के ठीक नीचे हेडिंग डाल करके द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव, ये हेडिंग डालो और एक बॉक्स बना लो, या नहीं बॉक्स बनाना चाहते हो तो विदाउट बॉक्स के इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बॉक्स वाली जो चीज है वहां से आगे बहुत कुछ बनने वाला है। अभी भारत वाली चीज, ठीक है, वो बन चुकी है, तुम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हो, तो इसलिए इसको बिना बॉक्स के भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहां आपको लिखना है इसे। ठीक, चल, भारत पर प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में ही ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में खींच लिया। ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में खींच लिया। पूर्ण विराम। भारतीय नेताओं से इसके लिए कोई परामर्श नहीं किया गया। ये सब तुमने पढ़ा है, इसलिए इसको, वर्चस्व का मतलब होता है बेटा कब्जा, एक तरीके से दबदबा, उसका सही शब्द है दबदबा। दबदबा कायम है भाई, वर्चस्व है, ये हमारा इलाका है टाइप की बात है ना। देखो, कोई परामर्श नहीं लिया गया। अगला पढ़ लिखो, भारत के संसाधनों से ब्रिटेन
ब्रिटेन ने युद्ध लड़ा, क्योंकि भारत ही है ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, ठीक। युद्ध लड़ा, भारी संख्या में भारतीय सैनिकों की ब्रिटिश सेना में भर्ती की गई। तकरीबन 2.5 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटेन की ओर से विश्व युद्ध में लड़े। अगला पॉइंट, भारतीय नेताओं में यह बहस छिड़ गई कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मुश्किलों का फायदा उठाया जाए या नहीं। यह बहस छिड़ गई कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मुश्किलों का फायदा उठाया जाए या नहीं। ठीक है, इसी में लिखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी के बीच हेजेमनी भी, बेटा बहुत बढ़िया शब्द कोमल, बहुत अच्छा। हेजेमनी शब्द तुम पूछ रही हो, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत ही कठिन शब्द है हेजेमनी। हेजेमनी भी वर्चस्व है, ठीक है, हेजेमनी वर्चस्व है। लेकिन हेजेमनी शब्द जो है ना, वो इटली के कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे एंटोनियो ग्राम्शी, तो हेजेमनी शब्द ग्राम्शी देते हैं। तो हेजेमनी थोड़े व्यापक अर्थ में वर्चस्व है। वर्चस्व केवल सेना से नहीं, वर्चस्व संस्कृति से, वर्चस्व साहित्य से, वर्चस्व बौद्धिक गतिविधियों से, इतिहास से वर्चस्व, यानी वर्चस्व के सभी तरीकों को अगर एक साथ मिलाकर रखा जाए तो उसे हेजेमनी कहा जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद का प्रमुख कारण यही बहस थी। नेताजी ब्रिटेन की मुश्किलों का फायदा उठाकर तुरंत आंदोलन छेड़ने के पक्षधर थे, जबकि गांधी जी, नेहरू जी तथा अन्य नेता इसे हिटलर विरोधी युद्ध मानकर ब्रिटेन को अधिक या ब्रिटेन की मुश्किलों का फायदा नहीं उठाना चाहते थे। यहीं पे लिख लेना आगे अगला पॉइंट। हालांकि क्रिप्स मिशन की असफलता, ये सब मॉडल में तुमने पढ़ा है, ऐसे ही सब रिवाइज होता है। गुंजेश कल बताऊंगा, ठीक है, कल हम लोग क्लास के अंत में डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसको कर लेंगे। हाँ चलो, परंतु क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, ये बाल जब उड़ा दो ना तो सर छूने में बड़ा मजा आता है। मैं इतनी देर से बार बार ऐसे करता हूं, फिर मुझे याद आता है कि यार तुम लोग कह रहे हो कि खोपड़ी सहला रहे हैं लगातार, बड़ा मजा आता है। इसलिए तो रेगमाल है, अगर दीवार घिसनी हो तो कभी कभी लगता है खोपड़ी से घिस देनी चाहिए, बड़ा मजा आता है भाई। ठीक, कोई पूछ रहा था कि सर इसके फायदे क्या है, यार फायदे वायदे तो नहीं पता है, बालों की टेंशन ही खत्म हो गई। बढ़िया स्वीटी, कर लो है ना, बॉक्स में कर लो, ठीक। चलो, परंतु क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद सहयोग की यह नीति नहीं चली और व्यक्तिगत सत्याग्रह व
भारत छोड़ो आंदोलन। जाफिर कह रहा हम भी कर देंगे संडे को। कंघी कंघी शीशा तेल सब बच गया, पानी बस ज्यादा लगता है। अब एक बाल्टी पानी डालो, हमसे पता ही नहीं चलता, बाल रोक लेते थे, लेकिन पानी डालो पता ही नहीं चलता है, एकदम है बहुत मजेदार फील है, मतलब मुंडा हो जाना चाहिए भैया। चलो करिए कुमकुम आप भी, ठीक। तो खैर चलो, क्या हुआ? हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। साइकिल पंचर रिगमाला, ये सही, टायर रगड़ देने चाहिए खोपड़ी से। हाँ, टकले होने के बाद धूप भी लगती है। हाँ? सारे सब्जेक्ट की क्लास नोट और उसके साथ में 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, बहुत बढ़िया साबिदा। अगर तुम 6 to 12 एनसीईआरटी के साथ सब पढ़ रही हो, एकदम परफेक्ट, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जो पढ़ रही हो बेटा, उसी को अच्छे से ध्यान से फोकस से पढ़ के खूब रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, और एनसीईआरटी लगा दी साथ में तो हो ही गया। ठीक है, चलो। हाँ, लड़े गए। दूसरी ओर नेताजी ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। ठीक है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा पकड़े गए, ठीक है। बलून तो यहां किसी ने लिखा है, ठीक है, बलून रगड़िए नहीं। जापान द्वारा पकड़े गए ब्रिटिश सैनिकों मुस्कान, जितना याद रहता उतना लिखवाता चला जाऊं बेटा, तो मैं कई दिन तक लिखवाता रह सकता हूं। ये सब पढ़ते पढ़ते होता है ना, इसमें कोई आश्चर्य की चीज नहीं है। मतलब टीचर को देख के नहीं सोचो कि अरे बाप रे इनके पास, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अच्छा टीचर वो है जो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ तुमको बता दे कि जैसा मैं हूं तुम उससे बेहतर बन सकते हो, ठीक है ना, तुम मुझसे भी बेहतर बन सकते हो, लेकिन तुमको टीचर नहीं बनना है, तुमको आईएएस बनना है, ठीक। चलो, ठीक है। जापान द्वारा पकड़े गए ब्रिटिश सैनिकों को ब्रिटेन के ही विरुद्ध संघर्ष में संघर्ष में शामिल किया। इस्तेमाल गलत शब्द है, संघर्ष में शामिल किया, ठीक है। ये सब कहानियां वहां पर विस्तार से हुई हैं। इसके बाद लिखो, आर्थिक रूप से विश्व युद्ध ने मुद्रास्फीति को बहुत अधिक बढ़ा दिया, ठीक है। मुद्रास्फीति को बहुत अधिक बढ़ा दिया और भारतीय मुद्रा का बहुत अधिक अवमूल्यन हो गया। अब ये सब इकोनॉमिक्स के जो टर्म हैं, तुम लोग इनको पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ लोगे। मुद्रास्फीति मैंने पहले भी बताया, सिकुड़ गई मुद्रा तो मुद्रा की कोई कीमत नहीं रहेगी। जब हम जर्मनी की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने इसको देखा था, ठीक है। मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ गई थी, ठीक है। अब देखो, यहां पर मुद्रास्फीति की बात हो गई और अब मुद्रा के अवमूल्यन की बात हो गई। अवमूल्यन क्या होता है? सिंपल है, अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य का घट जाना। 500 रुपया का नोट हम निकाले और 1 हफ्ते की सब्जी हम ले आए, दूध वगैरह ले लें, ठीक है, छोटे छोटे कुछ खर्चे वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, 500 रुपया में हफ्ते भर का खर्चा चल गया, ठीक है। भाई ये क्या कह रहे हो भाई? आकृति, हाँ, आकृति ब्रोकन कैंसर कैसे हो गया? ब्रोकन कुमार, ब्रोकन क्यों लिखे हो भैया? कौन ब्रेक कर सकता है तुमको? सच बताओ बेटा, ये हंसी मजाक की चीजें नहीं है। कुमार ना, बिल्कुल नहीं। कैंसर वैंसर की बातें कर रहे हो, सच बताओ, हंसी मजाक नहीं करो तो कुछ उस पर जरूरी बात हो जाएगी, है ना। नहीं, आकृति उसको हुआ है। अच्छा, अगर तुम कंफर्टेबल हो बेटा तो मुझे ये बताओ कि स्पेसिफिकली कौन सा कैंसर हुआ है, ठीक है, कौन सा कैंसर डिटेक्ट किया, ये मुझे तुरंत तुम बताओ जरा।
कुछ दिन हार्ट प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये हो गया। ओके, कौन सा हुआ? अब जरा मुझे 5 मिनट इससे बात कर लेने दो बेटा, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, बताओ जरा, लिखो। नहीं, ऐसी चीज जब स्टूडेंट शेयर करते हैं ना क्लास में, तो हमें उस पर बात जरूर करनी चाहिए, ठीक? क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा टीचर जो है उसको तुम शेयर कर रहे हो तो कुछ बात से कोई बात निकल आए। कौन सा, मैंने पूछा बेटा कि कौन सा फॉर्म है, ठीक है, कौन सा कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ये मुझे बता देना तुम, ठीक? चलो चलो, कोई बात नहीं। कैंसर एक पूंजीवाद पढ़ रहे हो ब्रोकन, पूरी क्लास में तुमको क्या समझा रहा हूं? पूंजीवाद और बाजार। कैंसर जानते हो बेटा दरअसल क्या है? कैंसर बाजार द्वारा बनाई गई बीमारी है, ध्यान रखना, ठीक है? कई बार जो है जो कैंसर होता है उसका नाम इतना डरावना हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे, ठीक है, ये क्या हुआ? बहुत आराम से भी क्योर हो सकता है, तो इसलिए घबराना नहीं अचानक से कि ये क्या है। तुमने ब्लड कैंसर लिखा, ब्लड कैंसर में मुझे बताओ कौन सा कैंसर है, ठीक है? तो मैं पूछ इसीलिए रहा हूं तुमसे क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं ब्लड कैंसर में कौन सा कैंसर है वो मुझे बता दो, उसकी क्या फॉर्म डायग्नोस की है, ALL है या CLL है, किस तरीके से, हाँ वो मुझे बता दो, ठीक? अभी बात करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक? मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को रेशनलाइज करना है, और ब्रोकन कुमार नाम आज तुमको बदल लेना है, ब्रोकन नहीं हो बेटा, ऐसे कैसे ब्रेक हो जाएगा, है ना? नाम तो मुझे फॉर्म बताओ जरा, फिर बात करेंगे। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं इसके साथ बीच बीच में बात करता रहूंगा, और तुम अपना रियल नेम यहां पर मुझे बता दो, तो वो नाम लेकर बात करूं। अब बच्चा क्या हुआ कि मैंने कहा 500 रुपए में एक हफ्ते की सब्जी ले लेते हो, लेकिन 500 रुपए की कीमत इतनी कम हो जाए कि आप 500 रुपया में शायद जो है 1 किलो आलू भी ना खरीद पा रहे हो, तो क्या होगा? मुद्रास्फीति, तो मुद्रा का अवमूल्यन तो महंगाई, ठीक है, महंगाई, तो इसको लिखो, ठीक है? चलो ये बात इसको लिखो, मेरा थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो गया, चलो इसको लिखो जरा, परिणाम स्वरूप, उसी में आगे लिखो, परिणाम स्वरूप महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई, महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई, ठीक है, महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई, और उसकी वजह से जनता बहुत अधिक नाराज हुई, उसकी वजह से जनता बहुत अधिक नाराज हुई, ठीक? अब देखो एक कहानी जो गुत्थी लोग पढ़ जाते हैं लेकिन नहीं समझ पाते, ठीक है, ठीक है ना? चलो अभी क्या हुआ, नहीं अभी जो है तुम मुझे फॉर्म बताओ, तब मैं वापस बात करूंगा ब्रोकन, अदरवाइज हम लोग टेलीग्राफ आईडी में जब एक्सचेंज करूंगा तब तुम मुझसे अलग से बात कर लेना, ठीक? चलो अब एक चीज समझ लो, आपको स्टर्लिंग बैलेंस समझाता हूं। स्टर्लिंग बैलेंस, ब्रिटिश मुद्रा क्या है? पाउंड, पौंड जो भी लिखो, ठीक है, पाउंड ब्रिटिश मुद्रा है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से ब्रिटेन ने अनाज खरीदा, लोहा खनिज संसाधन खरीदे, ठीक है, लोहा खनिज संसाधन खरीदे, अभी नहीं बेटा, ये आखिरी बात लिख के उसके बाद में करना, खरीदे, ठीक? और साथ ही साथ में बहुत सारा ऐसा व्यापार किया जो कर्ज में होने की वजह से जिसका पैसा ब्रिटेन ने भारत को नहीं दिया। उसने कहा कि आपका पैसा ब्रिटेन के पास जमा है, और यह जमा को ही कहा जाता था स्टर्लिंग बैलेंस। मैं हूं ब्रिटेन, तुम लोग हो भारत, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा, ठीक है ना? हाँ, बाद में यही समझाने को बोला था कि तब कहानी समझ में आएगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में खूब सामान खरीद लिया, सामान का पैसा नहीं दिया, और सामान का पैसा ना देकर के बोले कि भाई पैसा इसको जमा मान लो, हम तुमको भविष्य में देंगे। भविष्य में देते तब तक आ गया 1947। इसलिए जब विभाजन हुआ तो भारत ने कहा, भारत के नेताओं ने, कि हमारा
स्टर्लिंग बैलेंस है, हमको पैसा दो, ठीक है, पैसा दो। तो स्टर्लिंग बैलेंस एक बड़ा विवाद का मसला बना। क्या था? भारत से जो सामान खरीदा उसका भुगतान। अगला आखिरी पॉइंट लिख लो इसमें, भारत के आर्थिक संकट की, ठीक है, भारत के आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह स्टर्लिंग बैलेंस था। सबसे बड़ी वजह स्टर्लिंग बैलेंस था। लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने ठीक है, अरे तब तुम लोग इधर चलो, पहले पढ़ाई करो, देखेंगे उस बात बाद में कर लेंगे इस पर, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों से, अपने उपनिवेशों से बहुत सारा सामान, बहुत सारा सामान जैसे खाद्यान्न, कच्चा माल आदि खरीदा, आदि खरीदा, आदि खरीदा तथा सैन्य सेवाएं ली, ठीक है, तथा सैन्य सेवाएं ली, जिसका सीधा भुगतान नहीं किया, जिसका सीधा भुगतान नहीं किया, ठीक है, सीधा भुगतान नहीं किया। चलो तब तो फिर बात अभी खत्म कर दो। अगर वो झूठ बोल रहा है, को कह रहा है कि कल मुझे डायग्नोस हुआ, मैं जानता नहीं हूं सच्चाई, अभी इस बात को यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है। झूठ बोल रहा है तो उसको मैं कहूंगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सीधी सी बात है। आप अपने मुंह से जो शब्द निकालते हो बेटा, वो कहीं नहीं जाता। E इक्वल टू MC स्क्वायर, मैंने बताया ना, केवल फॉर्म बदल जाती है। तुमको ये साइंस पता है कि मुंह से हम जो शब्द निकालते हैं वो ब्रह्मांड में हमेशा के लिए बना रहता है, तो कभी घूम के आ जाएगा वापस, तब क्या करोगे? तो एक तो ये काम नहीं करना। लेकिन अगर तुम्हारी बात सही है, हो गया है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं करते। चलो इधर आओ क्लास में। सीधा भुगतान नहीं किया ब्रिटेन ने, ब्रिटेन ने इस पैसे को, इस पैसे को जमा मान लिया, जमा मान लिया, जिसे भारत जैसे उपनिवेश, इस पैसे को जमा मान लिया, ठीक, जिसे भारत जैसे उपनिवेश, ठीक, उपनिवेश बाद में निकाल सकते थे, बाद में निकाल सकते थे। इसलिए यह संकट बहुत अधिक विस्तृत होता चला गया। अब ये हेडिंग यहां पर हो जाएगी बंद। अब देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत जरूरी पॉइंट। चलो अब इसकी बात, इधर बात खत्म करो, जो भी है उसको देखा जाएगा, ठीक। मैं बहुत जल्दी कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकालना चाह रहा हूं, इसलिए उसको नहीं देख रहा हूं। अब देखो हम लोगों ने क्या समझा था, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। और जो नई विश्व व्यवस्था का निर्माण है उसमें दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। पहली जरूरत क्या हो गई है? वो जरूरत है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना हेतु अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, संगठन। मतलब एक ऐसे संगठन का निर्माण करना अब बेहद जरूरी हो गया है जिसके नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना की जा सके। शांति और सहयोग की प्रतिमा। पद्मावती की कहानी अभी कैसे सुनाऊं बेटा? हाँ अभी बंद कर दो, अभी बंद कर दो, ठीक है, अभी बॉक्स को बंद करो। चलो, तो एक तो अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए, और वो संगठन अब क्या है? ठीक, वो संगठन क्या है? वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी डिटेल्स में हमें नहीं जाना, ठीक है, ठीक है।
बस 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 भाई, क्लास में अभी तुम लोग सब बंद करो बातें, ठीक। जब ये बात आ गई है मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है, कुमार से। उसने जो नाम लिखा है वो मैं लेना नहीं चाहता, मैं उसने क्या नहीं करनी है, ठीक है। अर्चना कुछ बच्चे, अभी रुक जाओ, कोई कमेंट्स ना कर। मैं तुम लोगों को मतलब कहता हूं कि अब इस मुद्दे पर मैं जानता हूं तुम सबके सब परेशान हो, तुम सबको लग रहा है कि अरे तो गड़बड़ होगी, तो अभी अब कमेंट बाजी नहीं, इधर आके समझ लो। मैं जो कह रहा हूं उसको समझो पहले, मैं उसको बात कर लूंगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना? हमने कहा कि बीज रूप में अटलांटिक चार्टर में इसके बीज छुपे हुए थे ना। फिर क्या डम्बरटन ओक्स होगा, ये सम्मेलन वो सम्मेलन, वो सारी कहानी जो है वो सब कहानी तुमको इंटरनेशनल रिलेशंस में और पॉलिटी में पढ़नी है। उसको मैं रिपीट नहीं करने जा रहा यहां, ठीक। तो उसको तुम उधर ही पढ़ोगे। एक छोटी सी चीज इस संदर्भ में जो तुमको मुझे समझानी है कि अमेरिका दिखने में तो बहुत लोकतांत्रिक है कि भाई हम बहुत लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि हमने दुनिया में एक उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति की है, ठीक है, ठीक, क्रांति की है, हम स्वतंत्रता के वाहक हैं। लेकिन अमेरिका हमने देखा ना क्या है, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है, ठीक है। और वो नई विश्व व्यवस्था का जो निर्माण है वो कैसे होगा? वर्चस्व से, दबदबे से। अब पढ़ाई करो वरना मुझे मजा नहीं आता, मुझे लगता है मैं कुछ भी बोल रहा हूं तुम पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इधर आओ, क्लास में आओ। अमेरिका, ये चीज जो तुम इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और संबंधों में और पॉलिटी में नहीं समझ पाओगे ठीक ढंग से, वो मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं। पूरी कहानी खींच के कहां से लाए हैं हम लोग ना? अमेरिका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वहां से कहानी शुरू होते होते यहां पर आ गई है। अमेरिका जो है वो ये जानता है कि ये नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तो आएगी, लेकिन नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर अमेरिका का नियंत्रण कैसे हो, अमेरिका का नियंत्रण, ठीक है। और अमेरिका इस बात को जानता है कि अमेरिका को नियंत्रण करना है तो कुछ एक बड़ी बड़ी ताकतों को संतुष्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, संतुष्ट भी करना पड़ेगा। और यहां पर ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चाइना, ये चार देश। कई बार ये कंट्रोवर्सी आती है कि अपनी सीट जो है, भारत की जो सीट थी नेहरू जी ने चीन को दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। जापान को रोकने के लिए चीन को अमेरिका ने साधने की कोशिश की, और यहां से अमेरिका का जो नियंत्रण है वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर बना ही रहा, लेकिन उस नियंत्रण के पीछे ही सुरक्षा परिषद है, ठीक है, सुरक्षा परिषद है। और जो चीज हमें यहां पर समझनी है, केवल ये बात तुम लोगों ने ध्यान से सुन ली ना, ठीक है, सारी बात सुन ली। मैं क्या कह रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत उसकी टेक्निकलिटीज तुमको पॉलिटी में, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह में पढ़नी है, उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कैसे बना अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, यहां पर ऐसे आ गई, और वहां पर अमेरिका अपना नियंत्रण रखना चाहता है सुरक्षा परिषद के लिए। और सुरक्षा परिषद क्यों बनाई गई? तुम देख रहे हो कि सारी कहानी में कुछ एक बड़ी बड़ी शक्तियां पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाह रही हैं, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ को उन्होंने बनाया तो वहां पर भी कुछ शक्तियां ताकत को अपनी मुट्ठी में रखना चाह रही हैं। सुरक्षा परिषद के गठन के पीछे का इतिहास तुमको पता है, लिखो जरा, ठीक है, यहां पर लिखो, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, ऐसे लिखो, ठीक है, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। लिख लो पहला पॉइंट। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अभूतपूर्व विनाश, तबाही और मानव जीवन की हानि हुई थी, मानव जीवन की हानि हुई थी, अभूतपूर्व विनाश, तबाही और मानव जीवन की हानि हुई थी।
दुनिया ने दुनिया ने युद्ध के क्षेत्र में दुनिया ने युद्ध के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का विनाशकारी, ठीक है, विनाशकारी, युद्ध और तकनीक का विनाशकारी उपयोग देखा था। उपयोग देखा था। अगला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध ने यह चिंता पैदा कर दी थी, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध ने यह चिंता पैदा कर दी थी कि तृतीय विश्व युद्ध मानवता के लिए अभिशाप बन जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध मानवता के लिए अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध निश्चित रूप से विनाशकारी परमाणु युद्ध बन सकता है। बन सकता है। एक पॉइंट इसमें और लिख लेना, ये सारा समझना इसलिए जरूरी है, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सब चीजें तुम्हें वहां पढ़नी है, इसलिए माइनर डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, केवल तुमको इससे जोड़ के समझा रहा हूं। मैंने तुमको बार बार कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे आपको हल्का, अब यहां पर इसको आपको थोड़ा सा वो बैकग्राउंड समझा रहा हूं, ठीक है। लिखो, इसके अतिरिक्त यहूदियों पर किए गए अत्याचार, इसके अतिरिक्त यहूदियों पर किए गए अत्याचार तथा जापान द्वारा युद्धबंदियों तथा जीते गए क्षेत्रों में क्रूरताओं ने मानव अधिकारों के प्रति चिंता पैदा कर दी थी। मानव अधिकारों के प्रति चिंता पैदा कर दी थी। अगला पॉइंट, यूरोपीय साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की वजह से दो विश्व युद्ध लड़े गए थे। दो विश्व युद्ध लड़े गए थे। इसलिए उपनिवेशवाद का अंत अनिवार्य था। इसलिए उपनिवेशवाद का अंत अनिवार्य था, ठीक है, अंत अनिवार्य था। तथा राष्ट्रों की आकांक्षाओं को, मतलब सारे जो राष्ट्र हैं, राष्ट्रों की आकांक्षाओं को एक मंच पर लाकर शांति सहयोग और सौहार्द की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। ठीक, अब इसके नीचे बॉक्स बनाओ और उसमें लिखो बिग 5, ऐसे लिखना, बिग 5, गोला मत बनाना, ठीक है। बिग 5 सुरक्षा परिषद, बिग 5 कॉमा सुरक्षा परिषद और, ठीक है, ठीक, बिग 5 कॉमा सुरक्षा परिषद और भिन्न प्रकार का वैश्विक वर्चस्व, भिन्न प्रकार का वैश्विक वर्चस्व, ये हेडिंग डाल दो।
भिन्न प्रकार का वैश्विक वर्चस्व। लिखो लिखो। परंतु परंतु अमेरिका नई विश्व व्यवस्था का निर्माण अपने हितों के मुताबिक करना चाहता था। ठीक है, अपने हितों के मुताबिक करना चाहता था। ठीक है, इसलिए सुरक्षा परिषद की स्थापना करके पांच महत्वपूर्ण शक्तियों को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया। इसमें स्वयं अमेरिका तथा तीन यूरोपीय शक्तियां, कौन कौन सी? ब्रिटेन, फ्रांस, पुरानी साम्राज्यवादी कॉमा सोवियत संघ। ठीक है, तीन यूरोपीय शक्तियां, ब्रिटेन, फ्रांस व सोवियत संघ, तथा मात्र एक एशियाई शक्ति चीन को शामिल किया गया। ठीक है, अरे मैं कहां जो है समय वेस्ट कर रहा हूं, समय तुम लोग वेस्ट कर रहे हो। तो मैं कमेंट देख ही नहीं रहा हूं। अभी नजर पड़ी तो प्रीति के कमेंट पे भी नजर पड़ी कि आज उसकी दादी का देहांत हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सबकी ओर से श्रद्धांजलि। लेकिन मैं तो कमेंट देख ही नहीं रहा हूं। तुमने लिखा तो मैं कुछ समझ गया, तो मैंने कहा क्लास पढ़ो। तुम ही लोग नहीं पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं ही आईएएस बन जाऊंगा। तुम लोग जो है देख लो अपना भाई। ठीक, चलो आ जाओ। एवं केवल एकमात्र एशियाई शक्ति, ब्रैकेट में लिख दो, चीन को स्थान दिया गया। लिख लो, ये बहुत ऐसी कहानी है जो इतिहास की क्लास के फ्लो में ही तुमको समझ में आएगी। यूएसएसआर, बेटा रूसी क्रांति हुई तो रूस में हुई। रूस में लेनिन ने एक पुरानी तरीके की छोटी छोटी जो है समितियां हुआ करती थी, श्रमिकों की, किसानों की, है ना, उनको कहा जाता था सोवियत। तो छोटे छोटे बहुत सोवियत थे, तो उन सोवियत को मिला करके लेनिन ने कहा कि राज्य नहीं, छोटे छोटे सोवियतों का एक संघ बनाएंगे, और यही बन गया सोवियत संघ। ठीक है, यूएसएसआर। ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिक्स। तो यहां पर आपको क्या करना है, समझ गए आप? यूएसएसआर, रूस ही यूएसएसआर है, यूएसएसआर ही रूस है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये समझना है रूस और सोवियत संघ के चक्कर में। अब जरा लिखो, बहुत जरूरी बात लिखो, जो अक्सर जो है इतिहास की क्लास में तुमको समझनी पड़ेगी। ठीक, लिखो। अब यहां पर ऐसे लिखो, नीचे जाकर के एक लाइन में लिखो अमेरिका। ठीक, लिखो अमेरिका विश्व व्यवस्था का नया नेता। क्यों ये देश 5 यहां पर आ गए? विश्व व्यवस्था का नया नेता, बिल्कुल ठीक। लिखो विश्व व्यवस्था का नया नेता। फिर लिखो ब्रिटेन और फ्रांस। डैश लगाओ, लिखो, डैश लगा के लिखो। दो पुराने साम्राज्यवादी यूरोपीय देश। नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी तो चल रहा है। दो पुराने साम्राज्यवादी यूरोपीय देश। अगला लिखो सोवियत संघ। शक्तिशाली साम्यवादी यूरोपीय देश। ठीक है, सोवियत संघ को क्यों ला रहे हैं? सोवियत संघ को अलग रख नहीं सकते, बवाल करेगा, तो इसलिए उसको भी ले आओ। ठीक है, शक्तिशाली साम्यवादी, ठीक, यूरोपीय देश। और फिर लिखो चीन जापान के विरुद्ध, लिखना, जापान के विरुद्ध अमेरिका और सोवियत संघ। जापान के विरुद्ध अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। ठीक है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। अब क्या हुआ, ये लिख करके अगले पॉइंट पर आओ। ये जो 5 देश थे, सबसे बड़ा गुनाह जो किया, वो गुनाह किया गया इन 5 देशों के हितों की रक्षा के लिए इनको वीटो देकर। वीटो क्या होता है? हम 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, 5 में से 4 लोग किसी बात पर सहमत हैं, ठीक है, 4 लोग,
लेकिन इसको ये बात बुरी लग रही है, ये कह देगा मेरा वीटो है, वीटो पावर इस्तेमाल कर लेगा तो वो निर्णय टल जाएगा। यानी यहां बहुमत से निर्णय नहीं लिया जाता, यहां कोई एक व्यक्ति भी निर्णय को अनंत काल के लिए टाल सकता है। क्यों भाई? तुम्हारे सुरखाब के पर लगे हैं, दुनिया के बाकी देश उल्लू के पट्टे हैं, तो तुमने वीटो पावर ले ली और आज भी वीटो पावर लिए बैठे हो और वीटो पावर नहीं दे रहे, सुरक्षा परिषद में जो है परमानेंट प्लेस नहीं दे रहे, अस्थायी रूप से लोगों को बनाते हो, निकाल देते हो। ठीक है, तो यहां पर आखिरी चीज लिखो इसमें, सबसे अधिक भेदभाव, सबसे अधिक भेदभाव इन पांचों शक्तियों को वीटो पावर देकर किया गया यानी अपने हितों की रक्षा के लिए, यानी अपने हितों की रक्षा के लिए यह देश किसी भी निर्णय को अनंत काल के लिए टाल सकते थे। नीचे यहां पे एक हेडिंग बनाओ, आईआर व पॉलिटी की क्लास में, ठीक है, विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, वहां पर ये इंटरनेशनल रिलेशंस में तुमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए रिपीटिशन को अवॉइड करो स्मार्टली। अब दूसरी जो चीज है उस पर जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरी चीज है शीत युद्ध, एक है ग्रीष्म युद्ध यानी हॉट वॉर, हॉट वॉर और कोल्ड वॉर। हॉट वॉर का मतलब है हथियार चल रहे हैं, गोला बारूद चल रहा है, ठीक है, गोला बारूद चल रहा है और जाने जा रही है, नुकसान हो रहा है, विनाश हो रहा है, यानी युद्ध चल रहा है। एक क्या हुआ कि ये गर्म युद्ध या ग्रीष्म युद्ध या हॉट वॉर खत्म हो गया, अभी बॉक्स बंद कर दो, ठीक है, हॉट वॉर खत्म हो गया तो अब कोल्ड वॉर है। क्या होता है, कभी कभी तुम लोग घर में क्या देखते हो, घर में नहीं, चलो अगल बगल तुम देख लो, घर की मिसाल देना ठीक नहीं है। अगल बगल में क्या हुआ कि दो पड़ोसियों के बीच में दय घूंसा दय मुक्का मार हो गई, तो मार हो गई, जब तक तब तक तो मार चल रही है, ग्रीष्म युद्ध या गर्म युद्ध या हॉट वॉर, यहां जूता चल रहा है, ठीक है, बॉक्स को बंद कर दो बेटा। लेकिन उसके बाद लोगों ने छुड़ा दिया, भाई हटो हटो, इधर बैठो, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। लेकिन उसके बाद में शांति हो गई है, अगले दिन लोग बैठे हैं पार्क में, ठीक है, पार्क में बैठे हुए हैं, तो दोनों जो झगड़ा करके बैठे थे वो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, कमेंट फेंक रहे हैं, ठीक है, कमेंट क्या फेंक रहे हैं, भैया रोक लिया था वरना तो हम दिखा देते इनको, हमारी बड़ी पावर है, ठीक है ना, हम देख लेंगे इनको। दूसरा वाला कह रहा है हाँ बड़ी पावर है, ठीक है, देख हम तुमको लेंगे, हमारे चच्चा विधायक हैं, ठीक, दो जीप आदमी जो है ना, दो बोलेरो भर के, स्कॉर्पियो भर के आदमी हम ले आएंगे। तो क्या चल रहा है, युद्ध नहीं चल रहा, मार हो चुकी है पहले, तो अब क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर, टीका टिप्पणी, टीका टिप्पणी। अब क्या है, दोनों दूसरे से घबरा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अपने घर में एक आधा हथियार रखो भैया, दूसरा भी कह रहा है कि अच्छा उनके हथियार लाया जा रहा, तुम भी अपने हथियार रखो, और फिर दोनों पड़ोसी ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ मिला लें। यही होने वाला है शीत युद्ध में। क्या हुआ शीत युद्ध के दौरान, जल्दी से देख लो, ठीक है, इसको भी आपको वहीं पे ज्यादा पढ़ना है, इसलिए मैं सिर्फ जोड़ के समझा रहा हूं। शीत युद्ध में क्या हो जाएगा कि यहां पर अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के साथ मिलकर लड़े द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन ये दोनों विसंगत शक्तियां हैं। विसंगत से मतलब इनका कोई आपस में जोड़ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, एक दुश्मन को हराने के लिए आप साथ में तो आ गए हैं, लेकिन आपको एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं है। तो एक तरफ ये पूरी जो लड़ाई हम देख रहे थे, ये जो लड़ाई है ये अमेरिका बनाम सोवियत संघ की लड़ाई बन जाती है, ठीक है, अमेरिका बनाम सोवियत संघ। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो नई व्यवस्था बने वो पूंजीवादी हो, और सोवियत संघ चाहता है कि जो नई व्यवस्था बने वो समाजवादी। अगली लड़ाई वैश्विक वर्चस्व को लेकर अमेरिका और सोवियत संघ में छिड़ जाएगी, ठीक है, इनके बीच में छिड़ जाएगी, और दुनिया भर में जो बवाला है उसको तुम आने वाले समय में देखोगे। जैसे अभी हम लोग कल जब आगे बढ़ेंगे तो इसी के बीच में हम लोग सुदूर पूर्व की का इतिहास थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं, शीत युद्ध की लड़ाइयां, स्वतंत्रता के आंदोलन, बहुत संक्षेप में, सुदूर पूर्व, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं। इसी शीत युद्ध के संदर्भ में हम जापान और शीत युद्ध के संदर्भ से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, जापान और चीन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो हम सुदूर पूर्व, थोड़ा सा चीन जापान, थोड़ा सा अफ्रीका, थोड़ा सा लैटिन अमेरिका, केवल ओवरव्यू, जिसमें से चीन जापान को छोड़ दें तो सुदूर पूर्व, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, ये यही पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो है क्या प्रभाव दुनिया पे पड़ रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज यहां पर क्या होने जा रहा है, यहां पर शीत युद्ध शुरू हो जाएगा, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। दोनों जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, और एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए जगह जगह सैनिक टकराव के प्रयास करने लग जाएंगे, और बड़ी मुश्किल से आज तक किसी तरह से तृतीय विश्व युद्ध टला हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज और समझ लो, फिर हम लोग क्लास खत्म करें। ये क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले
ये सारा का सारा आपको अब जितना भी हिस्ट्री है वो तुम 1947 के बाद पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस में ही कवर करते हो, बहुत अच्छे से कवर करोगे, क्योंकि वहां से आपको करंट से जोड़ के पूरा वो पढ़ाएंगे। तो इतिहास का काम तो लगभग खत्म यहां पर हो गया, लेकिन इसके बावजूद मैं ओवरव्यू जरूर दे देता हूं कि उसको ले लो। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले क्या है? बहु ध्रुवीय विश्व। तुमने देखा ना भाई, ब्रिटेन है तो फ्रांस भी है, फ्रांस है तो जर्मनी भी है, जर्मनी है तो इटली भी है, जर्मनी इटली है तो सोवियत संघ भी है, और सोवियत संघ है तो अमेरिका भी है, और इधर जापान भी है। इतने सारे ध्रुव है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व। और उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है? दो ध्रुवीय या द्विध्रुवीय विश्व बन जाएगा। कौन कौन लड़ रहा है आपस में? यही दोनों सर एक दूसरे से टकराते जगह जगह घूम रहे हैं, यूएसए यूएसएसआर। होगा क्या कि ये शीत युद्ध तुम पढ़ोगे जब आईआर के अंदर जाकर, थोड़े समय के बाद देखोगे कि सोवियत संघ का पतन हो जाएगा, सोवियत संघ का पतन, ठीक है। और ये 90-91 में एक प्रक्रिया कहता है सोवियत संघ का पतन, और अब बन जाएगा एक ध्रुवीय। नंबर घटता जा रहा है, बहुत सारे ध्रुव हैं, घट गए, केवल 2 बचे, घट गए 1 बचा। तो तुमने देख रहा जादू करें, बहुत सारे ध्रुव, जादू कर दिया, 2 ये ध्रुव बचे, फिर जादू कर दिया, 1 का ध्रुव बचा। अमेरिका को लगा कि अब ये दुनिया यहीं पर खत्म हो जाएगी, 1 का ध्रुव बचेगा, वो है यूएसए। और फिर एक गोरी चमड़ी का अहंकारी राष्ट्रपति अमेरिका का, वो ये चाहेगा कि पूरी दुनिया को हम वैसे ही मुट्ठी में लेके रखेंगे जैसे एक ध्रुवीय विश्व में रहते थे। और अभी क्या हुआ है कि वर्तमान समय जो है वो एक ट्रांजिशन का समय है, जब एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व की ओर हम फिर से बढ़ रहे हैं। तो ये जितना ये ब्रिक्स वगैरह जितना भी हो रहा है, जो रिसेंट डेवलपमेंट है, यूके के साथ टाइज है, यूएस के साथ में डायलॉग है, चाइना की पोजीशन है, ब्राजील की, भारत की और साउथ अफ्रीका जैसे देशों की पोजीशन है, रसिया का यूक्रेन वॉर है, इंटरवेंशन है, ईरान का चुनौती देना, ये सब करंट अफेयर्स वगैरह से आकर जुड़ जाएगा तुम्हारे इसी यूनाइटेड नेशंस, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर और ये सारी जो वैश्विक व्यवस्थाएं हैं उनसे, ठीक है। इसको हम लोग यहां पर ज्यादा विस्तार देते इसीलिए नहीं है क्योंकि इसे आप करंट अफेयर्स के साथ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और आप इसको आईआर में बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, और संयुक्त राष्ट्र वगैरह को आप पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है, यहां से हमें 2 चीजों को क्लोज कर देना। थोड़ा सा 10 मिनट कल लिखवाऊंगा, ठीक ठीक। कल टेली आईडी भी तुम्हें देनी है ताकि तुम लोग सब कनेक्टेड जाते हैं उसमें। ये अपने ब्रोकन कुमार ने जो झटका दिया है भाई,